झूठ बोलना एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है ह्यूमंस का। झूठ बोल के खेलने जाना, झूठ बोल के कोटे मैं भी झूठ बोलता हूँ कि रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूंगा, लेकिन जब आप एक मूवी देख रहे होते हो या फिर कोई बुक पढ़ रहे होते हो तो आप यही उम्मीद करते हो कि जो नैरेटर है या फिर जो लीड कैरेक्टर है उस मूवी का या बुक का वो आपसे झूठ ना बोले, क्योंकि आप उसकी कही हुई हर बात को सच मानते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन धोखा तब होता है जब आपको ये पता चलता है कि जो पूरी की पूरी कहानी थी ये मन का वहम था या फिर जो नैरेटर है वो आपको बेवकूफ बना रहा था। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये होता है तब व्यूअर को ये बिल्कुल नहीं लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया, बल्कि इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ठीक है अब तक जो इवेंट्स हुए वो सब कुछ झूठ थे या फिर नकली थे, तो फिर सच क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर सिनेमा में झूठ को कैसे यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। सीख रहा हूं मैं भी झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने ना जाने हमसे कितने अजीज छीन लिए। इससे बुरी, इससे घटिया, इससे बेकार। क्रेंज क्रेंज क्रेंज। तो जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या फिर बुक पढ़ते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ही मान के चलते हैं कि जो भी हमें नैरेटर बता रहा है, जो लीड कैरेक्टर बता रहा है वो सब कुछ सच है, और ज्यादातर ऐसा होता भी है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर तीन कंडीशंस होती हैं। या तो जो नैरेटर ने कहा वो झूठ है, ये पहली कंडीशन। दूसरी है कि वो सच है, या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमें हिंट दिए जा रहे होते हैं कि भाई साहब कहानी पर अपने रिस्क पर ही भरोसा करना, और चीजें यहाँ से इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। क्योंकि अगर हमें कह दिया जाए कि आपका जो हीरो है आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम एंटिसिपेट करने लगते हैं कि आखिर स्टोरी में होगा क्या। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो चेंज होने लग जाती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब तक जो कहानी में बताया वो सब कुछ चेंज हो सकता है। मे बी जो कैरेक्टर मर चुका हो वो वापस आ जाए, क्योंकि हमारे हीरो ने या फिर नैरेटर ने तो झूठ भी कहा होगा। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है अनरिलायबल नैरेटर। अनरिलायबल नैरेटर वाली सिचुएशन तब बनती है जब नैरेटर कहानी बताते बताते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां उसके फैक्ट्स आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कहानी के कुछ पीसेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे होते हैं या फिर कुछ पीसेस मिसिंग होते हैं, और जब मूवी के बाकी कैरेक्टर्स उन पीसेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारा नैरेटर या लीड कैरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर जो कहानी उसने बताई वो सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग में चल रही होती है। अमेरिकन साइको में जब पैट्रिक अपने लॉयर से कहता है कि मैंने जो मर्डर्स किए उनका क्या, तब उसका लॉयर कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और तब हमारे लीड कैरेक्टर और नैरेटर को रियलाइज होता है कि भाई साहब सब कुछ वहम था। तो यहाँ पर नैरेटर ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, वो खुद ही डिस्टर्ब था और इसीलिए वो अनरिलायबल है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। काफी बार जो नैरेटर होता है वो इंटेंशनली झूठ बोलता है ऑडियंस को और उसके आसपास के कैरेक्टर्स को मिसडायरेक्ट करने के लिए, और उसका बेस्ट एग्जांपल है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। इससे अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता। इस मूवी में कई सारे लीड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा है जो इस मूवी को शेप करता है, इसकी पूरी कहानी बताता है, लेकिन वो एक्चुअली में व्यूअर्स को अपने आसपास के कैरेक्टर्स को फुद्दू बना रहा था। और ये जो टेक्निक यूज हुई थी द यूजुअल सस्पेक्ट्स में, इसे फ्रेमिंग डिवाइस कहते हैं। देखो अगर जो ऑथर होगा वो ही झूठ बोलेगा तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा व्यूअर्स पर, और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की अप्रोच है कि राइटर ही झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर हम एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दें जो कि स्टोरी नैरेट करेगा बाकी के कैरेक्टर्स को और व्यूअर्स को, वो भी झूठी कहानी, तो भी ये अप्रोच जो है वो रिस्की नहीं है और इसका व्यूअर्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। इसी वजह से जितनी भी पॉपुलर अनरिलायबल नैरेटर वाली मूवीज हैं उनमें एक कैरेक्टर से झूठ बुलवाया जाता है या उसे नैरेटर बनाकर अनरिलायबल बनाया जाता है। यहाँ पर ऑथर अनरिलायबल नहीं होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, फाइट क्लब, जोकर, अमेरिकन साइको, अंधाधुन, इन सब में एक कैरेक्टर है जो कि हमें अनरिलायबल फील होता है। तो अब तक हमने जो बात करी वो एक कैरेक्टर या नैरेटर को लेकर थी कि कैसे एक नैरेटर अनरिलायबल होता है। लेकिन अनरिलायबल नैरेटर में एक और कैटेगरी आती है, राशमोन स्टाइल, शायद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बंगाली नहीं बोल रहा मैं। राशमोन 1950 की एक मूवी थी जिसमें तीन कैरेक्टर अपना अपना नैरेटिव देते हैं एक ही इवेंट को लेकर, और तब से इस स्टाइल को मूवीज में यूज किया जाता है। जैसे कि इंडियन मूवी इत्तेफाक थी, उसमें सिद्धार्थ और सोनाक्षी के कैरेक्टर्स एक ही इवेंट की अलग अलग कहानी बताते हैं, और अब हमारे पास यहाँ पर दो अनरिलायबल नैरेटर हो चुके हैं और इस स्टाइल को राशमोन स्टाइल कहा जाता है। और ये रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर कोई क्राइम सच में होगा और उसके अगर 2 से ज्यादा सस्पेक्ट हैं तो हमें कई सारे नैरेटिव देखने को मिलेंगे एक ही क्राइम के। इस स्टाइल को काफी सारी मूवीज में यूज किया गया है, जैसे कि पल्प फिक्शन। वहां मूवी की शुरुआत में जब रेस्टोरेंट रॉबरी दिखाई जाती है तो योलांडा का डायलॉग कुछ और होता है, और जब मूवी के एंड में उसी रॉबरी को जूल्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है तो योलांडा कुछ और ही बोलती है। नाइस आउट भी इसका काफी अच्छा एग्जांपल है।
जहाँ लिंडा और वॉर्ड दोनों ही अलग अलग नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं कि बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था। एक फ्रेंच मूवी थी जिसका नाम था कुछ ला परमांते ऐसा करके कुछ था, इतनी फ्रेंच पढ़ी है मैंने, और इसका इंग्लिश में एक रीमेक भी बना था विकर पार्क नाम से। यहाँ पर भी यही स्टाइल को यूज किया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड से बदला, तलवार, वीरुमंदी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब ये तो हमने बात कर ली कि कैसे अगर मूवी का जो लीड कैरेक्टर है या फिर नैरेटर है वो अनरिलायबल है या फिर वो झूठ बोल रहा है तो क्या होगा। लेकिन क्या हो अगर मूवी का प्लॉट ही हमसे झूठ बोल रहा हो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। मूवी में कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं जिससे हम आने वाले इवेंट्स को एंटिसिपेट कर लेते हैं और हम 100% श्योर हो जाते हैं कि अब तो यही होने वाला है। लेकिन तभी एक बड़ा रिवील किया जाता है, काफी गलत साउंड कर रहा है, लेकिन तभी एक सीक्रेट रिवील किया जाता है जो हमारे होश उड़ा देता है और वहां से प्लॉट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एग्जांपल है दृश्यम। जब विजय के घर पुलिस डिगिंग कर रही होती है तब हम समझ जाते हैं कि भाई अब विजय पकड़ा गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वो लाश निकलती है तो पता चलता है कि वो एक कुत्ते की लाश है, उस लड़के की नहीं। ये बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था क्योंकि हमें इसके बारे में अंदाजा ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं गया था इसके बारे में। हमें उल्टा बेवकूफ बनाया गया था शुरुआत में ये दिखाकर कि लाश को यहाँ गाड़ा गया है। यानी कि जो प्लॉट था उसने हमसे झूठ बोला और विजय की बेटी की तरह हमें भी बेवकूफ बना दिया। अब प्लॉट ट्विस्ट ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि द अनरिवील। देखो हमें ऐसा लगता है कि मूवी के एंड में ना कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है, लेकिन कुछ रिवील ही नहीं होता और मूवी एंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन या फिर जॉन अब्राहम की नो स्मोकिंग। इसके अलावा एक और प्लॉट ट्विस्ट होता है जैसे कि रियली रॉयल्टी रिवील। इसमें ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक जो कैरेक्टर है या फिर जो कैरेक्टर है उसको भी यही लगता है कि वो एक आम आदमी है, लेकिन स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तब जाके उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। अब देखो प्लॉट ट्विस्ट के साथ में ना एक और चीज जुड़ी हुई है, द नॉट सो एक्यूरेट प्रोफेसी। मूवीज में अक्सर प्रोफेसी को यूज किया जाता है व्यूअर्स को एंडिंग पहले ही बताने के लिए, जिससे हमें यह लगता है कि अब हमारा हीरो इस प्रोफेसी को गलत कैसे प्रूव करेगा या कैसे टालेगा, कैसे रोकेगा। पूरी मूवी इसमें निकल जाती है और लास्ट में पता चलता है कि प्रोफेसी की कई सारी कंडीशंस थी जो कि प्लॉट ट्विस्ट की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल थॉर रैग्नारॉक में शुरू से पता था कि रैग्नारॉक आएगा, एसगार्ड तबाह होगा। हम तब से सोच रहे थे कि आखिर थॉर कैसे बचाएगा एसगार्ड के वासियों को, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एसगार्ड को बचाया जा सकता था वहां के लोगों को इवैक्यूएट करके। यानी हमने ज्यादा दिमाग लगा लिया। रैग्नारॉक सिर्फ उस जगह के लिए था, वहां के लोगों के लिए नहीं था। उस प्रोफेसी में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वहां के लोग मारे जाएंगे। द वुल्वरीन में भविष्यवाणी होती है कि वुल्वरीन मरेगा अपनी पीठ पर और उसके हाथ में उसका दिल होगा और चारों तरफ खून होगा। मूवी के एंड में वुल्वरीन मरता है लेकिन हील भी हो जाता है, तो हमें लगता है कि प्रोफेसी गलत थी, लेकिन नहीं, प्रोफेसी पूरी तरह अपनी कंडीशंस नहीं बताती। लोगन मूवी में लोगन बिल्कुल प्रोफेसी की तरह ही मरता है, अपनी पीठ पर चारों तरफ खून होता है और उसके हाथ में उसका दिल यानी कि उसकी अपनी बेटी का हाथ होता है। तो समझे, प्रोफेसी बहुत ज्यादा बार मेटाफोरिकल होती है और हमारा लीड कैरेक्टर ये बात समझ नहीं पाता है और ना ही व्यूअर्स ये बात समझ पाते हैं। वाइकिंग्स जो टीवी सीरीज है उसमें भी बहुत सारी प्रोफेसीज हुई हैं और सारी की सारी मेटाफोरिकल थी और यही प्लॉट ट्विस्ट की तरह काम करता है। अब देखो सिनेमा हमसे और भी कई सारी तरीके से झूठ बोलता है, जैसे कि मेटाफोरिकली करेक्ट। इस कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दी जाती है किसी भी मूवी या स्टोरी में, और ये जो स्टेटमेंट है ये अगर लिटरल वे में लेकर जाएं तो बिल्कुल ही झूठ होती है, लेकिन नॉन लिटरल वे में ये सच होती है। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ उससे पहले एग्जांपल दे देता हूं। द डार्क नाइट राइजेस में न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखाई जाती है कि द बैटमैन किल्ड हार्वी डेंट। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो साफ झूठ है, लेकिन ये मेटाफोरिकली करेक्ट है। बैटमैन ने उससे धक्का दिया इसीलिए हार्वी डेंट मरा था। हालांकि बैटमैन के पास अपने रीजन थे क्योंकि वो कमिश्नर गॉर्डन के बच्चे को मारने वाला था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि बैटमैन किल्ड हार्वी डेंट ये लिटरल वे में बहुत ही ज्यादा गलत है। वंडर वुमन मूवी में डायना को जो एरिस की कहानी बताई जाती है वो मिसलीडिंग होती है। डायना को बताया जाता है कि उसने दुनिया को कॉन्कर करना चाहा सुपरनैचुरल पावर्स का यूज करके, जबकि रियलिटी में उसने ह्यूमंस को वेपन्स वगैरह दिए जिनसे वो खुद को ही नष्ट कर लें। अब भले ही वो कहानी मिसलीडिंग थी लेकिन वो मेटाफोरिकली सच थी, टेक्निकली तो वो गलत थी। तो यार इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं जहां पर व्यूअर्स को अंधेरे में रखा जाता है झूठ बोलकर, मिसलीड करके। जैसे कि इस पूरी वीडियो में मैंने एक बार भी कैमरे में नहीं देखा, मैं अपनी स्क्रीन पर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। क्या भी जो मैंने बोला वो सच था? क्या मैं सच में स्क्रिप्ट पढ़ रहा था या फिर मैं कैमरा में देख रहा था? ये सीक्रेट मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो की कैटेगरी है द अनरिवील। मिलता हूं अगली वीडियो में।